हाय एवरीवन, मैं हूं पीयूष सिंह और आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल के आईआईटी सेंटर पर। हमने पिछले दिनों काफी सारी चीजें देखी थी और हम पढ़ रहे हैं नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद। ओके, तो पहले थोड़ा सा रिकैप वगैरह कर लेते हैं तो चीजें आसान हो जाएगी कि पिछली वीडियोस में क्या है। अगर आपने नहीं देखी है तो उन वीडियोस को देखिएगा, तब समझ में आएगा अच्छे से। वैसे समझ में तो ऐसे भी आ जाएगा, लेकिन वो वीडियो अगर देख कर आओ तो रिलेट कर पाओगे और कहानी आगे बढ़ पाएगी। तो देखो भाई, कुछ चीजें हम पहले समझ लेते हैं कि मैंने क्या क्या बताया था। पहले पेन का कलर बदलते हैं। तो भाई मैंने क्या क्या बताया था। तो सबसे पहले हमने जाना था, तुम्हें याद रहना चाहिए, वो ये है कि वर्ल्ड वॉर 1 और 1915 में गांधी जी का आना। ठीक है, गांधी जी के आने के बाद सत्याग्रह का आइडिया है ना, सत्याग्रह का आइडिया था। फिर उसके बाद उन्होंने 3 सत्याग्रह और करे थे ना, खेड़ा, चंपारण और अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। फिर उसके बाद उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ने लगी, तो रोलेट एक्ट आता है। जब रोलेट एक्ट आता है तो रोलेट सत्याग्रह भी आता है उसके खिलाफ। रोलेट सत्याग्रह के बाद हमने एक बहुत ही मार्मिक, बहुत ही दुखद घटना देखी, वो थी जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, और फिर उसके बाद खिलाफत मूवमेंट, क्योंकि गांधी जी को कोई आइडिया नहीं मिल रहा था, क्योंकि उन्हें एक नेशन वाइड या फिर एक लार्ज लेवल पर, एक बहुत बड़े स्केल पर, एक बहुत बड़े पैमाने पर एक मूवमेंट करना था, आंदोलन करना था, और उन्हें एक कोई कड़ी नहीं मिल रही थी कि किसको किससे जोड़ा जाए। एक अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही थी, तो उन्हें खिलाफत मूवमेंट से ये अपॉर्चुनिटी दिखाई दी। मैंने वीडियो में बताया खिलाफत मूवमेंट क्या है, क्यों बना था, किसने इसको आगे प्रोसीड किया, एग्जीक्यूट किया, वो सारी चीजें मैंने बता रखी है। लेकिन अभी हम समझते हैं तो खिलाफत मूवमेंट प्लस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो नॉन कोऑपरेशन क्या है, हिंद स्वराज की बुक कौन सी है, गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन के बारे में क्या बताया था, वो सारी बातें मैंने बताई हैं। फिर उसके बाद शहर में अलग तरह से, गांव में अलग तरह से, प्लांटेशन, अल्लूरी सीताराम राजू, ये सारी चीजें मैंने बताई हैं। ठीक है, तो हम रिकैप में मिला जुला के बात है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलता है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पहले शहरों में होता है, फिर गांव में होता है अपने अपने तरीके से, और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि जहां पर गांधी जी 1922 में, 5 फरवरी 1922 में एक इंसिडेंस होता है, चौरी चौरा आंदोलन, सॉरी चौरा इंसिडेंट, चौरा चौरी एक जगह है गोरखपुर में, यूपी में। तो एक घटना हो जाती है, और उस घटना में दंगे फसाद हो जाते हैं, 11 पुलिस वाले मारे जाते हैं। तो गांधी जी को जब ये बात लगती है कि जो मूवमेंट है वो नॉन वायलेंट ना होकर काफी ज्यादा वायलेंस की तरफ जा रहा है, हिंसक हो रहा है, आग वगैरह लग रही है, तो वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लेते हैं। अब ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जैसे ही वापस लिया जाता है, अब आगे की कहानी समझते हैं। ठीक है, समझते हो भाई? अब नहीं समझना है तो अब ध्यान दो भाई। साइमन कमीशन क्या? साइमन कमीशन, साइमन कमीशन वैसे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चले तो और भी चीजें हैं, क्योंकि वो बताऊंगा स्वराज पार्टी वगैरह। तो पहले साइमन कमीशन समझते हैं। देखो हुआ क्या था, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज बढ़ रही थी, दंगे फसाद भी बढ़ रहे थे, लोगों का आक्रोश बढ़ रहा था, सारी चीजें एक साथ हो रही थी। अब मैं आपको ना कुछ चीजें बता देता हूँ कि कहीं ना बच्चों के दिमाग में ऐसा रहता है कि अंग्रेज भारत आए थे और जैसे राजा एक गद्दी पे बैठ जाता है और फिर कुछ भी बकता जा रहा है और जनता करती जा रही है, ऐसा कर रहे थे। असल में ऐसा नहीं था। मैं बताता हूँ कि उन्होंने एक संविधान, एक कॉन्स्टिट्यूशन बना रखा था जो यूरोपियन था। ठीक है, यूरोपियन कॉन्स्टिट्यूशन था, और वही भारत पर लागू कर रखा था किन्होंने, ब्रिटिशर्स ने। अब होता क्या है कि जब काफी ज्यादा रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज बढ़ती जाती है तो सख्त कानून बनाने के लिए एक कमीशन, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन बनाई जाती है, जिसे सर जॉन साइमन संभाल रहे थे, तो साइमन कमीशन हम इसे बोल देते हैं। तो ये कमीशन बनाई जाती है एक्ट ऑफ इंडिया 1919 के तहत। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत, कि मतलब कि कुछ कानून में, कुछ लॉज में हम रिफॉर्म्स लाएंगे, हम कुछ कानून बदलेंगे। ठीक है, कुछ नए कानून बनाए जाएंगे ताकि इन एक्टिविटीज को जैसे तैसे करके रोका जा सके। ये बात होती है। ठीक है भाई, बढ़िया है। पहली बात, अगर कुल मिला के बात समझी जाए, सबसे पहले नियम बदलने वाले हैं।
अच्छी बात है। वो नए नियम जो होंगे वो लागू किस पे होंगे? हम भारतीयों पे होंगे। और ये जो नए नियम बनाने वाला है ये साइमन कमीशन है, ठीक है। इस साइमन कमीशन में 7 मेंबर्स हैं। कौन है? 7 मेंबर्स हैं और एक भी मेंबर इंडियन नहीं था इसके अंदर। और ये बात हमारे लोगों को पसंद नहीं आती कि नियम हमारे लिए, कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश के लिए, और एक भी मेंबर इंडियन नहीं रखोगे मतलब हमें पता भी नहीं चलेगा कानून कौन से बनने वाले हैं, ठीक है। और कानून अगर बनेंगे, अगर इनमें से एक आध इंडियन हो और कोई ऐसा लॉ बन रहा है जो इंडियन को सप्रेस कर सकता है, जो कि अभी कर ही रहा था, तो चाहते तो रोक सकते हैं। तो 7 मेंबर में से एक भी इंडियन नहीं था और ये बात हमारे लोगों को पसंद नहीं आती। तो जब साइमन कमीशन भारत आता है तो ये होता है। ये रियल फोटो है, ठीक है, क्योंकि ये वाली फोटो मैंने गूगल से उठाई है ताकि रियल फोटो तो पे दिखाई जा सके। तो सीन क्या है कि साइमन कमीशन जब भारत आते हैं, जब साइमन कमीशन भारत आते हैं तो बहुत सारे लोग, लाला लाजपत राय भी थे उनमें, तो सभी के सभी इनको आने से रोकने लगता है। क्या करते हैं? इनको रोकने लगते हैं कि बस गो बैक साइमन, गो बैक साइमन, साइमन वापस जाओ, तुम्हारा काम वाम है नहीं यहाँ पर। तो ये बात होती है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा फिर से वायलेंस हो जाता है। होता है क्या कि लाठी चार्ज हो जाती है यहाँ पर अपने लोगों पर। और जब अपने लोगों पर यहाँ पर लाठी चार्ज हो जाती है तो अंततः होता है क्या है कि लाला लाजपत राय, पंजाब केसरी, पंजाब के शेर, उनकी इस भगदड़ में, इस लाठी चार्ज में मृत्यु हो जाती है। फिर आगे चल के फिर भगत सिंह की कहानी भी जुड़ जाती है। यहाँ पे भगत सिंह जी की कहानी जुड़ जाती है, वो बात हम बाद में करेंगे, ठीक है। उसके लिए किसी दिन अलग से बात करेंगे। लेकिन बात ये होती है कि साइमन कमीशन आता है, लोग उन्हें रोकते हैं, तो साइमन कमीशन की यहाँ पर दाल नहीं गलती और फिर वो चला जाता है। सीधी सीधी बात है। आए तो थे कुछ करने को बट कुछ खास कर नहीं पाए, तो साइमन कमीशन यहाँ पर खत्म होता है। तो बात ये थी कि साइमन कमीशन चाहिए क्यों था? क्योंकि कुछ रिफॉर्म्स डालने थे। क्या करने थे? रिफॉर्म्स करने थे। रिफॉर्म्स का मतलब समझते हैं कि कुछ नए कानून लाने हैं, और नए कानून लाने के लिए किन्हें बैठाया गया था? साइमन कमीशन को। हमारे लोग उनमें से एक भी नहीं थे, एक भी बंदा इंडियन नहीं था, तो दैट्स व्हाई साइमन कमीशन का हमने खुलकर विरोध किया। मजे की बात यह है कि साइमन कमीशन का विरोध करने के लिए ना कि केवल कांग्रेस पार्टी थी, बल्कि आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, प्लस स्वराज पार्टी वो भी थी, और मुस्लिम लीग भी साथ में थी। तो ये सब मिलके साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। तो बहुत सारी भीड़ थी जो साइमन कमीशन को रोके रखी थी। तो ये सारी बातें ध्यान से समझना। अभी पहले नोट्स ले लो जल्दी से। ठीक है, ओके। तो ये सारी चीजें हुई। तो इट वाज एक्सपेक्टेड टू सजेस्ट चेंज इन द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस एंड डिसाइड। अब देख लीजिए, अब मिला जुला के वही है कि इसमें साफ साफ लिखा है कि जो गवर्नमेंट थी नई वाली, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी, वो कंट्रोल करने के लिए रिफॉर्म्स बना रही थी, लोगों को काबू में किया जा सके, इसलिए कानूनों को और कड़े कर रही थी कि और सख्त कानून बना देते हैं। क्योंकि जो ब्रिटिश होते थे वो भी ऐसे अंधाधुंध नहीं मारते थे किसी को, ऐसे अंधाधुंध गोली नहीं मार देते थे, लोग विरोध करते थे। बात क्या होती थी? लोगों को गिरफ्तार करते थे, बकायदा उन पर केस चलता था, केस चलने के बाद सजा होती थी। तो ये सारी चीजें कानून और ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम के हिसाब से चलते थे, एक पार्लियामेंट्री सिस्टम के हिसाब से चलती थी। दैट वाज द रीजन कानून में बदलाव चाहिए थे, ठीक है। मुगलों की तरह करना होता, मुगल्स की बात अलग हो जाती है। खैर आगे बढ़ जाता हूं। वाई इंडियन अपोज दिस साइमन कमीशन? साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया? 7 मेंबर, सारे ब्रिटिश, एक भी भारतीय नहीं। दिस वॉज कंसिडर्ड एज एन इंसल्ट ऑफ इंडियन पॉलिटिकल एस्पिरेशन। इसे क्या समझा गया? हमारा अपमान समझा गया कि इंडिया के भी काफी सारे लोग थे जो राजनीति में थे और उनको इंक्लूड नहीं किया कानून बनाने के लिए। दैट वाज द रीजन। लोग भड़क गए थे। ऑलमोस्ट ऑल मेजर पॉलिटिकल पार्टीज बॉयकॉटेड द कमीशन। सभी ने कमीशन को बॉयकॉट कर दिया और सबने साइमन गो बैक के नारे लगाने शुरू कर दिए और भगा दिया। अब है डोमिनियन स्टेटस। इन दोनों के बीच में एक कड़ी है जो मैं तुम्हें बताने भूल गया, मैं भी बताता हूं, ध्यान दो। चौरा चौरी इंसिडेंट के बाद, चौरा चौरी इंसिडेंट्स के बाद होता क्या है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो लोग होते हैं, जो
वर्कर्स होते हैं अंदर जो भी काम कर रहे थे, तो यही सब थे जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को काफी ज्यादा सपोर्ट कर रहे थे। ये लोग थे जो उसमें स्ट्रगल भी कर रहे थे। इन्होंने अपने काउंसिल इलेक्शंस छोड़े थे, तो मैं अगर याद हो तो मैंने बताया था, इन्होंने लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शंस को छोड़ दिया था। एंड दैट वाज द रीजन कि इन्हें लग रहा था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से शायद कुछ बदलाव आए। काफी हद तक आए भी था, लेकिन मिला जुला के बात ये थी कि ये लोग थक गए थे मास मूवमेंट बार बार करते करते। मास मूवमेंट मतलब समझते हैं ना, ये रैली निकालना बार बार, है ना, ये मास स्ट्रगल होता है कि जब लोगों को साथ में लेकर स्ट्रगल करते हैं। काफी थक गए थे, और फिर गांधी जी ने जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया, तो ये वापस से उसे लॉन्च करने के मोड में नहीं थे। लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस के कुछ बंदे ऐसे भी थे जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को काफी असरदार मान रहे थे। क्या मान रहे थे? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को काफी ज्यादा इफेक्टिव मान रहे थे। क्या मान रहे थे? इफेक्टिव मान रहे थे कि भाई एक काम करते हैं, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट माना हटा दिया, लेकिन इसके जैसे एक मूवमेंट और चला दो, मजा आएगा। अरे भाई फिर ठीक है। अब कुछ लोग थे जो इसे इफेक्टिव मान रहे थे। कौन मान रहे थे? जैसे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। ये तो बॉस हैं, स्ट्रगल से पीछे नहीं हटते, ठीक है। तो नेताजी और नेहरू जी ये चाह रहे थे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जैसा एक और मूवमेंट लॉन्च कर दिया जाए, क्योंकि मास स्ट्रगल से कहीं ना कहीं असर दिखाई दे रहा है। लेकिन इसमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जो काउंसिल इलेक्शन को सपोर्ट कर रहे थे कि काउंसिल इलेक्शन हमें लड़ना चाहिए, कि इलेक्शंस अगर हम लड़ लेते हैं तो लेजिस्लेटिव असेंबली में हमें कहीं ना कहीं जगह मिल जाएगी, और हम कुछ ऐसे कानूनी ऐसे रूल्स बना सकेंगे जो लोगों के फेवर में हो, जो लोगों की हेल्प कर सके इट में पॉसिबल। लेकिन बात क्या थी कि कुछ लोग तैयार थे, कुछ नहीं थे। अब काउंसिल इलेक्शन में कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे, एक और थे, उनका नाम याद नहीं आ रहा। तो अब हुआ क्या कि नेशनल कांग्रेस अपने आप में ही दो खेमे में बट गई। ओके, कुछ लोग इसे सपोर्ट कर रहे थे और कुछ लोग इसे सपोर्ट कर रहे थे। तो वोटिंग कराई जाती है पार्टी के अंदर ही, क्या कुछ पार्टी के अंदर ही वोटिंग कराई जाती है कि भाई मास स्ट्रगल कौन करेगा और इलेक्शंस कौन लड़ेगा। तो कुछ लोग जब इलेक्शन में वोटिंग करते हैं कि भाई हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे, हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे, तो जो लोग इकट्ठे हो जाते हैं काउंसिल इलेक्शंस लड़ने के लिए, वो पार्टी अलग से बनती है। और वो कौन सी पार्टी थी? स्वराज पार्टी। ये आईएनसी के भीतर ही बनी एक पार्टी थी, छोटी, कि कांग्रेस पार्टी के कुछ मेंबर्स स्वराज पार्टी के भीतर रहकर इलेक्शन लड़ते हैं, और इलेक्शन लड़ते हैं, बंगाल से इलेक्शन लड़ते भी और वहां से जीतते भी, ये भी थी। तो बात ये थी कि स्वराज पार्टी यहाँ पर समझी जाती है। तो स्वराज पार्टी है क्या, मैं बताता हूँ, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस के वो मेंबर्स थे जिन्होंने काउंसिल इलेक्शंस लड़े थे स्वराज पार्टी बनाकर। बंगाल से इलेक्शन लड़े भी और जीते भी थे। ऐसी बात नहीं कि हवा में इलेक्शन लड़े थे, जीते भी थे, बंगाल से जीते थे। तो ये बात यहाँ पर होती है, समझ में आई इतनी बात? तो ये स्वराज पार्टी थी। अब मैं बताता हूँ ये लॉर्ड इरविन और उनका डोमिनियन स्टेटस। ये आप पहले ये स्क्रीनशॉट ले लो, आसानी रहेगी, ठीक है, बढ़िया। अब देखो लॉर्ड इरविन एंड डोमिनियन स्टेटस का क्या मतलब है, ध्यान से समझना भाई। लॉर्ड इरविन मैं बताता हूँ भाई, ये वाइस रॉय थे। क्या थे ये? वाइस रॉय थे, ठीक है। जो बंदा दिल्ली में रहता हो और सीपी की तरफ कभी गया हो, तो एक लेडी इरविन कॉलेज भी है, ठीक है, तो पता होगा अगर देखा है तो। लेकिन अभी हम लॉर्ड इरविन की बात कर रहे हैं, लेडी इरविन की बात किसी और दिन करेंगे। तो लॉर्ड इरविन वाइस रॉय थे इंडिया के, और वो डोमिनियन स्टेटस को डिक्लेयर करते हैं किसके लिए? हमारे जो रेवोल्यूशन कर रहे थे उस समय पर, उनके सामने ये रखते हैं कांग्रेस पार्टी के आगे कि भाई डोमिनियन स्टेटस रख लीजिए, और ये जो आप रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज कर रहे हैं ना, ये जो आप क्रांति लाने की कोशिश कर रहे हैं, जब लोगों को भड़का रहे हैं, बंद कर दो। इससे ब्रिटिश एम्पायर को काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। तो दिमाग खराब करने वाली बात कर रहे हैं, ये लॉलीपॉप पकड़ा रहे थे एक हमें कि भाई ये डोमिनियन स्टेटस ले लो। तो डोमिनियन स्टेटस है क्या, किस चिड़िया का नाम है? आप ध्यान से समझना है, ये किस चीज का नाम है। डोमिनियन स्टेटस का मतलब ये होता है कि देश के अंदर के फैसले आप ले सकते हो, ठीक है।
कि इंटरनल अफेयर्स आप संभाल लो, अपना प्रधानमंत्री चुन लो, अपना राष्ट्रपति चुन लो, अपने कानून खुद बना लो, लेकिन भारत से जुड़े हुए जितने भी बड़े फैसले होंगे, चाहे वो डिफेंस के हों, चाहे वो फाइनेंस के हों, चाहे वो बिजनेस के हों, ये सारे फैसले या तो क्राउन खुद करेगा या फिर फैसला लेने के लिए आपको क्राउन से पूछना पड़ेगा। तो ये बात है कि मिला जुला के अगर मैं अपने प्रधानमंत्री राष्ट्रपति चुन भी लेता तो उनके ऊपर भी कोई बैठा है, मतलब वो था क्राउन, ब्रिटिश क्राउन, ठीक है, क्वीन बैठी थी। हमारे कुछ लोग तैयार भी हो गए थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने मना कर दिया कि भाई नहीं, हमें डोमिनियन स्टेटस तुम्हारा चाहिए ही नहीं, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। पूर्ण स्वराज का मतलब होता है सेल्फ रूल, ठीक है, हमें पूरा देश चाहिए, हमें नहीं चाहिए आपका डोमिनियन स्टेटस, कीप इट एट योर सेल्फ, नहीं चाहिए। ये है वाइसरॉय। और यहाँ पे जो लोग हैं ना, ये रहे बड़े खतरनाक लोग हैं, ये हैं नेताजी हो गए और अम्बेडकर साहब हो गए, ये आयरन मैन यहीं बैठे हैं। तो ये सब लोग मना कर देते कि हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए तुम्हारा, अपने पास रखो, कि हम तुम्हें यहाँ से भगाने की तैयारी करने के में लगे हुए हैं, तुम्हें पूरा का पूरा गायब करना है हमें, और आप हमारे सर पे बैठने को बोल रहे हो। तो ये सारी बातें होती हैं क्योंकि लोग काफी ज्यादा भड़के हुए थे, और साइमन कमीशन को लेके तो और ज्यादा। तो होता क्या है, डोमिनियन स्टेटस मीन दैट इंडिया वुड बिकम सेल्फ गवर्निंग कंट्री विद इन द ब्रिटिश एम्पायर, कि सेल्फ गवर्निंग तो बन जाएगी कि रूल्स तुम्हारे अपने होंगे, जैसा रहना हो वैसा रह लेना, लेकिन बड़े फैसले क्राउन करेगा। ये सुनने में बेटा छोटी सी बात लग सकती है कि डोमिनियन स्टेटस अगर ले भी लेते तो क्या नुकसान हो जाता। मैं अभी बताता हूँ कि अभी मैंने एक पॉलिटिशियन की स्पीच सुनी थी, तो मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक है, फिर वो पॉलिटिकल एजेंडा बन जाता है, बट मैं एक चीज बताता हूँ कि अभी ना कुछ ऐसा सीन चल रहा था ऑयल को लेकर। तो हम लोग जो है ना रशिया से ऑयल खरीदते हैं, ऐसा कुछ है ना, रशिया से हम लोग अपना ऑयल खरीदते हैं, और गल्फ कंट्रीज से भी खरीदते हैं। तभी बीच में कुछ पंगा हो गया था, तो इंडिया के रिलेशन यूएसए और रशिया दोनों से बने हुए हैं। यूएसए दादा समझता है खुद को, मैं सच बताता हूँ, यूएसए में कहीं ना ये वाली फिल्म है उसके अंदर कि उसे ऐसा लगता है कि मैं तोपची हूँ, ठीक है। तो होता क्या है कि वो इंडिया को मना करता है कि आप रशिया से ऑयल नहीं खरीदेंगे, ओके। इंडिया इस बात पर नकार देता है कि भाई रशिया हमारा पुराना दोस्त है, हम क्यों नहीं खरीदेंगे, हम तो खरीदेंगे, ठीक है। तो मिला जुला के बात ये होता है कि यूएसए इंटरफेयर करने की कोशिश करता है, बट हमारे लोग मना कर देते हैं। ये ताकत हमें मिली है बेटा, ये हमारे पूर्वजों ने दी है हमें। वही बोल रहे डोमिनियन स्टेटस ले लो, खत्म करो स्ट्रगल को यार, तो नहीं मिलती है ना। 1929 में आजादी मिल जाती अगर डोमिनियन स्टेटस ले लेते तो, लेकिन ये पूरी आजादी नहीं है ना। हमारे पूर्वजों ने पूरा स्ट्रगल करके हमें ये ताकत दी थी कि बड़ी से बड़ी कंट्री को हम उसके मुंह पे मना कर देंगे कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे। तो अब बोलते हैं, अब चाहो तो खुद भी सोच सकते हो, जैसे इंडिया ने मना कर दी यूएस में, और किसी कंट्री में है एक देश, तो एक तो पड़ोसी है हमारा, ठीक है, वो तो अपने दूसरे पिताजी से बिना पूछे कोई काम नहीं करता, ठीक है, दो है ना, तो है एक, ठीक है ना, अच्छे से पता है हमें। तो मिला जुला की बात यह है कि उसके इंटरनल अफेयर्स वो अपनी कंट्री खुद नहीं संभालती, दूसरे देशों से संभालते हैं। ये अगर तुम थोड़ा ध्यान दो, मैं किस देश की बात कर रहा हूँ तुम खुद समझ जाया करो। तो मिला जुला के ना ये बात थी। तो ये जो हमें ताकत मिली ना डोमिनियन स्टेटस, हमने लात मारी डोमिनियन स्टेटस में, हमें नहीं चाहिए, ठीक है, हमें हमें निकालना है तुम्हें बाहर यहाँ से, ठीक है, इतना है कि बस खत्म कर दो। तो ये सारी बात उस समय चल रही थी, क्योंकि ये बात ये आती है कि कहीं ना कहीं है ना, अगर आपने ये सॉवरेनिटी, अरे क्या है सॉवरेनिटी, अगर ये नाम सुना हो, अगर आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा हो, तो सॉवरेनिटी, सॉवरेन कंट्री समझा जाता है। तो ये सॉवरेनिटी या सॉवरेन मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि कोई भी बाहरी देश, बाहर की कंट्री हमारे कंट्री के फैसलों में हस्तक्षेप, इंटरफेयर नहीं कर सकती। और वो हमें आज देखने को मिलता है, ये नहीं कर सकते, ना पहले किया था ना आज करेंगे, ठीक है, हमारा अपना देश हम खुद देख लेंगे, ओके। तो ये बात हुई थी। अब ये सारी बातें होती हैं कि कौन, तो टू काम द ग्रोइंग डिमांड फॉर कंप्लीट सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, टू रिड्यूस पब्लिक एंगर आफ्टर द बॉयकॉट ऑफ साइमन कमीशन, टू एनकरेज इंडियन लीडर्स टू पार्टिसिपेट इन कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्कशन। तो यही सारी बातें, क्या लॉर्ड इरविन क्या क्या ऑफर देते हैं कि बस यही है कि बड़े बड़े फैसले हमें लेने देना, आपका कॉन्स्टिट्यूशन बनवाने में भी हम आपकी हेल्प कर देंगे, हम खुद आएंगे बनाने को, ठीक है, आप जैसे कहोगे वैसे नियम लगेंगे, ठीक है, आप जितना टैक्स बोलोगे हम उतना टैक्स के हिसाब से काम कर लेंगे, लेकिन
बस ये बड़े फैसले क्वीन के हाथ में दे दो और डोमिनेंट स्टेटस पूरा देश रख लो। लेकिन हम लोगों ने मना कर दिया कि हमें अपने ऊपर कोई चाहिए ही नहीं, आगे बढ़ो। अरे बेटा पूर्वजों की ताकत है ये ना, वैल्यू समझिए। ये पूरी फोटो ऑफिस में आ गया लगता है मैं इनके, ठीक है। तो ये सारे लोग हैं, ये वाइसरॉय, तो ये सारी चीजें बोल रहे थे, तो हमारे लोग मना कर देते हैं कि भैया नहीं चाहिए। द डिक्लेरेशन फेल्ड टू सेटिस्फाई द नेशनलिस्ट, कि भाई नेशनलिस्ट जो राष्ट्रवादी थे उनको ये बात पल्ले नहीं पड़ती, समझ में नहीं आती, इसलिए वो मना कर देते, मैंने बताया। और लाहौर सेशन में आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू, कांग्रेस रिजेक्ट करती है इस प्रॉमिस को कि नहीं चाहिए तुम्हारा कुछ भी, और कांग्रेस पूर्ण स्वराज को डिक्लेयर करती है। और 31 दिसंबर 1929 को एक लॉन्च किया जाता है एक और मूवमेंट जिसका नाम था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। कभी कभी अंतर पूछने को आता है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में क्या अंतर है, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में क्या अंतर है, मैं तुम्हें बताऊंगा। लेकिन कहानी समझो कि आगे चल के 26 जनवरी 1930 का भी मैं तुम्हें बताता हूँ, लेकिन ये मैं बताता हूँ कि कांग्रेस पहले पूर्ण स्वराज को डिक्लेयर करती है और फिर उसके बाद एक सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट भी लॉन्च होता है, जिसमें हमने सॉल्ट मार्च, दांडी यात्रा और भी काफी सारी चीजें देखी थी। अब आगे बढ़ जाओ, ये 26 जनवरी 1930 का क्या फंडा है भाई, अब मैं तुम्हें बताता हूँ, ध्यान दो, ठीक है। ओके, एट द लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस दिसंबर 1929 होता है क्या है कि लाहौर सेशन में जो आईएनसी होती है वो 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे घोषित कर देती है कि भाई हम इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे, जो इन्होंने मनाया भी था कि भाई हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहते हैं और हम इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं कि हम आजाद हैं ब्रिटिश से, ठीक है। कि हमें ना केवल डोमिनियन स्टेटस चाहिए बल्कि पूर्ण स्वराज चाहिए, मैंने अभी बताया, टू यूनाइट पीपल अक्रॉस द कंट्री इन द नेशनल मूवमेंट। और ये एक स्टंट कहना गलत होगा, बट ये एक एक्टिविटी थी जिसके चलते ये लोगों को एक करना चाहते थे। लेकिन 26 जनवरी 1930 ये वाला जो कंसेप्ट था इंडिपेंडेंस डे वाला, जो कि मनाया भी इन्होंने और शपथ भी ली थी, ये बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर पाया। लेकिन कहीं ना कहीं एक आजादी की तरफ इसने हमें थोड़ी सी और हम इसने हमको और पुश कर दिया कह सकते हो। तो 26 जनवरी का क्या सीन था कि भाई हर किसी को, मतलब टू मेक एवरी इंडियन अवेयर दैट द एम ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल वाज कंप्लीट इंडिपेंडेंस। क्या कि 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे मनाने का केवल एक ही मकसद था, केवल एक ही लक्ष्य था, एक ही एम था, एक ही क्या कहते हैं उसे, छोड़ो यार जो भी कहते हैं, नहीं प्रोसीजर तो कुछ और हो जाएगा, तो ठीक है। तो एक ही हमारा लक्ष्य था, एक ही एम था, वो एम ये था कि जितने भी लोग हैं भारत के अंदर उनको जरा ये बात बता दी जाए कि हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस लेने के लिए काम करेंगे। हमारा जो संघर्ष है वो ब्रिटिश से बिल्कुल, मतलब बिल्कुल साफ कर देना है इन्हें, ठीक है। और हम अपना इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे, ठीक है, तिरंगे के नीचे मनाएंगे। तिरंगा इन्होंने फहरा भी दिया था, ये थे बंदे। तो ये होता है प्रोटेस्ट। ओके, अभी पता नहीं क्या चल रहा है आजकल। टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या है मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात को। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का मतलब समझो, सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। एप्लीकेशन लिखी कभी जिंदगी में आपने? एप्लीकेशन में पता क्या होता है कि आप जैसे प्रिंसिपल लिखते हो तो नीचे लिखता है योर्स ओबीडेंटली, हिंदी में लिखे, हिंदी में मतलब होता है आपका आज्ञाकारी। डिसओबीडियंस का मतलब है अनाज्ञाकारी, ठीक है। मिला जुला के बात क्या है कि इस मूवमेंट में हम लोग क्या कर रहे थे, ध्यान देना। नॉन कॉपरेशन के अंदर हमें कोई कॉपरेट नहीं करना था, ठीक है, हमें कोई साथ नहीं देना था ब्रिटिश का। लेकिन सिविल डिसोबीडियंस का मतलब होता है यहां पर कानून तोड़े जाएंगे और ढंग से तोड़े जाएंगे, क्योंकि ब्रिटिश वो हमारी बात मानने से तो गए, ऊपर से हमें सप्रेस कर रहे थे, हमें एक्सप्लॉइट कर रहे थे ना, अत्याचार करने लगे थे हम पर। तो अब सारे कानून टूटेंगे जिन कानूनों की वजह से इन्होंने सारे देश को कब्जे में कर रखा था। तो गांधी जी ने साफ डिक्लेयर कर दिया था। तो इन्होंने एक लेटर लिखा, क्या लिखा, एक लेटर लिखा, किसे, वाइसरॉय लॉर्ड इरविन को। अरे वाइसरॉय इरविन को लिखा लेटर। जब तुम केसरी 2 देखोगे ना तो तुम्हें वाइसरॉय भी दिखाई देगा वहां पर। ओके, देखना यार, ये मूवी देखा करो, सही रहता है। हाँ, तो मैं क्या था, क्या कह रहा था मैं, तो 12 मार्च 1930 को इन्होंने शुरू किया था ये कंप्लीट इंडिपेंडेंस का
जो फंडा है, ये जो मूवमेंट है, सॉल्ट मार्च वगैरह। लेकिन पहले हम बात करते हैं कि ये जो लेटर लिखा था, उस लेटर में इन्होंने लिखा क्या था। ध्यान देना, उस लेटर में इन्होंने 11 डिमांड्स लिखे थे, जिसमें इन्होंने कुछ हैवी टैक्सेस हो गए जो लोगों पर बोझ बनते जा रहे थे, जिनमें से सॉल्ट टैक्स, नमक की बात सबसे ज्यादा रखी गई थी कि सॉल्ट टैक्स को खत्म कर दिया जाए। ठीक है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गांधी जी की उन 11 डिमांड्स को मना कर दिया था। कहीं पे लिखा हुआ नहीं मिलता कि वो 11 डिमांड्स क्या थी, बट मैं तुम्हें बता देता हूँ वो 11 डिमांड्स क्या थी। पहले देख लो, ये देखो, ये जा रहा है दांडी, जा रहे हैं दांडी निकल रहे हैं ये गांधी जी, नेहरू जी, सारे के सारे बंदे। ठीक है, इसमें महिलाएं भी थी। ठीक है, सोचने की बात है, अच्छी बात है, मतलब इसमें सोचना क्या है, अच्छी बात है। अब ध्यान दो, 11 डिमांड थी क्या गांधी जी की। सबसे पहले अबॉलिशन ऑफ द सॉल्ट टैक्स, कि कैसे भी करके जो टैक्स है ना, नमक पर, जो नमक का कानून है, नमक पर जो अपने ये टैक्स लगा रखा है, कर लगा रखा है, इसे हटाया जाए और सभी इंडियंस को सॉल्ट बनाने को अलाउ किया जाए। ठीक है, अगला रिडक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू, कि भाई जो जमीन के ऊपर आप टैक्स लेते हैं ना, उसे 50% कम कर दीजिए, आधा कर दो। रिडक्शन इन मिलिट्री एक्सपेंडिचर, क्या मतलब है कि मिलिट्री एक्सपेंडिचर का मतलब ये होता है कि आप आर्मी पे जरूरत से ज्यादा खर्चा करते हो, जिसकी वजह से देश में कमी हो जाती है, उसे कम करो। ठीक है, क्योंकि कट अननेसेसरी स्पेंडिंग ऑन आर्मी। 3 डिमांड हो गई। डिमांड बहुत जेन्युइन थी। आप क्रिटिसाइज तो कर देते हैं कुछ लोग कि क्या करा, ये किया था। डिमांड सुनो जरा, आगे सुनते जाओ। रिडक्शन इन सैलरीज ऑफ हाई गवर्नेंस ऑफिशियल्स, ये जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में जो ब्रिटिश के बंदे काम कर रहे हैं, उनकी वो जो सिविल सर्वेंट्स हैं, उनकी सैलरी कम की जाए, ताकि नीचे वालों को भी जो नीचे उनके काम कर रहे हैं, उन्हें भी सैलरी ढंग से मिलती रहे। अगला टोटल प्रोहिबिशन, मतलब पूरी तरीके से शराब पर, ओके, और इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स जो थे उन पर पूरी तरीके से रोक लगा दी जाए, उसे इलीगल बता दो। ये बात थी, 5 डिमांड हो गई। छठी डिमांड थी प्रोटेक्ट इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कि आप क्या करते थे, मैं बताता हूं कि ब्रिटिश की अपनी कॉटन मिल्स थी। अब ये जो कॉटन मिल थे ना उस समय पर, भाई इनकी कॉटन मिल बहुत बड़ी थी और बहुत सही चल रही थी। उसका जो दिक्कत आ रहा था वो हम लोगों को आ रहा था, जो इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, इंडिया की जो इंडस्ट्रीज थी जो कपड़ा बनाती थी। हमें क्यों दिक्कत आ रही थी, क्योंकि हमारे ऊपर बेमतलब के टैरिफ और टैक्स थोप देते थे ब्रिटिशर्स। ठीक है, क्या कर देते हैं, हम पर टैरिफ और टैक्स लगा देते थे, जिसकी वजह से हमारी इंडियन इंडस्ट्रीज जमीन में जाते जा रहे थे, घुटनों पर आ गए थे, पैसा बचा नहीं था। तो गांधी जी ने ये डिमांड भी करी कि भाई ये जो बेमतलब का टैरिफ आपने हम पर लगा रखे हैं ना, जिसका कोई मतलब नहीं है, ये भी आप बंद करो। आगे रिजर्वेशन ऑफ कोस्टल शिपिंग फॉर इंडियंस। ठीक है, गिव इंडियंस द राइट टू कंट्रोल कोस्टल ट्रेड एंड शिपिंग, बिल्कुल, कि इंडियंस को भी जो जहाज हैं उनको यूज करने का मौका मिले और उन्हें भी कंट्रोल दिया जाए कोस्टल ट्रेड का, मतलब कि हम भी अपने जहाज भेज सके, हम भी अपने शिप्स भेज सके, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने पहले ही कर रखा था कि भाई उनके अलावा कोई और बिजनेस करेगा नहीं, और शिप से तो बिल्कुल नहीं करेगा। तो ये बात रखी गांधी जी ने आगे। रिलीज द पॉलिटिकल प्रिजनर्स, कि जितने भी आपने हमारे नेताओं को या हमारे लोगों को अरेस्ट कर रखा है, उन्हें भी बाहर करो जल्द से जल्द, जितनी जल्दी हो सकता है। ठीक है, रिफॉर्म ऑफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, ठीक है, कि सीआईडी इसको जरा वापस से ठीक कीजिए, क्योंकि ये हमारे पॉलिटिकल वर्कर्स को स्पाई करती है, उनकी जासूसी करती है। बात समझ में कितनी अंदर तक की बात थी, ये चीजें थी यार, ये है समझने वाली। अगला इशू आर्म्स लाइसेंस टू इंडियंस, कि इंडियंस को गन्स वगैरह रखने का लाइसेंस दिया जाए, क्योंकि इंडियंस अगर हथियार रख लेते थे तो वो इलीगल माना जाता था। सेम चीज अगर यूरोपियंस करें तो नहीं माना जाता था। तो गांधी जी ये कह रहा था कि अगर यूरोपियंस हथियार रख रहे हैं तो हम भी रखेंगे। ये गांधी जी हैं, सोचो कि इशू करो हमें भी हथियार रखना, आर्म्स हमें भी चाहिए। आखिरी रिडक्शन इन एक्सचेंज रेट ऑफ रुपी, चेंज द रुपी स्टर्लिंग एक्सचेंज पॉलिसी टू रिड्यूस द फाइनेंशियल बर्डन ऑन इंडियंस। अब मैं बताता हूं कि एक्सचेंज रेट ऑफ रुपी का सीधे सीधा मतलब ये हो जाता है कि अलग अलग करेंसी में जब रुपीज दूसरी करेंसी में जाता था तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में या फिर वैल्यू में फर्क पड़ता था, और उस फर्क की वजह से लोगों को दिक्कत होती थी।
ठीक है। तो ये 11 डिमांड्स थी और ये 11 डिमांड्स गांधी जी पूरी करने को बोल रहे थे। कुछ तो मुझे भी पसंद आ रही है, खासकर ये हथियार वाली। तो इन्हें काफी सारी चीजें थी। उनकी जो सीआईडी, उनके जो स्पाइज है, वो हमारे पॉलिटिकल वर्कर्स के जासूसी करते थे। उन्हें पहले खबर मिल जाती थी हम क्या करने वाले हैं। तो गांधी जी की बात पहले से पता लग रही थी कि कुछ तो हरकतबाजी चल रही है, तो बोलते थे ये सीआईडी को जरा कंट्रोल में रखो, ये हमारी जासूसी कर रहा है। तो ये सारी चीजें होने लगी। ठीक है। तो फिर वो क्या था, सॉल्ट मार्च पे आ जाओ। ठीक है। The civil disobedience movement was one of the most important phase of India's freedom struggle and it was launched by Mahatma Gandhi। कब हुआ? 12 मार्च 1930 को, with famous दांडी मार्च। दांडी से नहीं, साबरमती से शुरू किया दांडी तक 24 मील की यात्रा पैदल 24 दिन में खत्म हुई थी। द मूवमेंट एम टू अचीव पूर्ण स्वराज। क्या था? पूर्ण स्वराज ये था, बाय पीसफुली ब्रेकिंग अनजस्ट ब्रिटिश लॉज। ठीक है, कि हम ब्रिटिश लॉज को तोड़ेंगे, लेकिन उसे भी शांति से तोड़ेंगे। उन्होंने बोला था ना कि नमक नहीं बनाना, सबसे पहले मैं नमक ही बना के दिखाता हूँ। ठीक है। तो इस नमक ही क्यों लिया? नमक भाई सभी के लिए कॉमन था, अमीर गरीब हर कोई नमक को इस्तेमाल करता है। दैट्स वाई सभी को एक कॉमन चीज मिल गई थी कि हम इसके लिए काम करेंगे, नमक के लिए। नमक, मैंने आपका नमक खाया सरदार। तो ये सारी बात थी। तो इस नमक के चलते अब हुआ क्या था कि गांधी जी दांडी जाते हैं, पानी उबालते हैं, नमक बनाते हैं। अब नमक बनाना का मतलब ये नहीं था कि वो नमक बनाकर चाट मसाला खिला रहे थे लोगों को, बिल्कुल नहीं। नमक का सीधे मतलब था कि मैंने एक कानून तोड़ा है, बाकी के तुम तोड़ दो। और फिर वही हुआ देश के अंदर। ठीक है, चलिए अब देखो फीचर्स क्या हुए भाई। सबसे पहले सॉल्ट लॉ टूट गया। बॉयकॉट ऑफ फॉरेन क्लोथ्स एंड ब्रिटिश गुड्स, ये खत्म हुआ। रिफ्यूजल टू पे सर्टेन टैक्सेस, कि टैक्सेस जो भरते थे लोगों ने वो भरने से मना करना शुरू कर दिया कि हम नहीं भरेंगे आपके टैक्स। ठीक है। गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेजेस, कोर्ट्स एंड ऑफिसेज भी उन्होंने बॉयकॉट कर दिया कि हम तुम्हारी अब नौकरी भी नहीं करेंगे। सैलरी तो तुम देते नहीं हो, क्योंकि उस समय पर वैसे ही महामंदी छा रही थी, तो कहाँ ही देते। पीसफुल प्रोटेस्ट स्ट्राइक्स एंड डिमॉन्स्ट्रेशंस, की स्ट्राइक हड़तालें सब होने लगी और स्वदेशी और खादी वापस फिर से आ गया। तो गांधी जी ने फिर एक चाल चल दी थी यहाँ पर कि बढ़िया है। ओके। अब ये मूवमेंट फैला कैसे भाई? सबसे पहले लगभग ये इंडिया के सभी पार्ट्स में फैल गया था। थाउजेंड ऑफ मैन एंड वुमेन पार्टिसिपेटेड, बहुत सारे मैन एंड वुमेन्स इसमें पार्टिसिपेट किए। अब तुम्हारे दिमाग में जो चल रहा है मैं वैसे बता देता हूँ। देखो भाई बात ऐसी है कि मूवमेंट, दांडी यात्रा ठीक है, दांडी मार्च वो देखने वाली बात है ना, लेकिन ध्यान से सुनना, ये मूवमेंट पूरे देश में कैसे फैल रहा था ये बात समझो। पूरे देश में फैलने का मतलब ये नहीं कि सारे, कोई दिल्ली से उठकर दांडी जा रहा है, या फिर पंजाब से उठकर दांडी जा रहा है, या तमिलनाडु से उठकर दांडी जा रहा है। सब लोग दांडी मार्च नहीं कर रहे थे। बात ये थी कि इस मूवमेंट का पर्पस था लॉ तोड़ना। तो वो लॉ हर जगह है, तो हर जगह टूटेगा। टूटा कैसे? पहले सुन लेते कि कौन कौन थे। फार्मर्स, स्टूडेंट्स, वर्कर्स, ये सब इस मूवमेंट को ज्वाइन करते हैं। मार्च को ज्वाइन नहीं करते, मूवमेंट को ज्वाइन करते हैं, प्रोटेस्ट करना शुरू करते हैं और लॉज तोड़ने शुरू करते हैं। वुमेन प्लेड एन एक्टिव रोल बाय मेकिंग सॉल्ट, लीडिंग प्रोटेस्ट एंड बॉयकॉटिंग फॉरेन गुड्स। तो ये है कि वुमेन ने भी एक एक्टिव रोल प्ले किया, अपना नमक खुद बनाया, प्रोटेस्ट को लीड किया और फॉरेन गुड्स को भी बॉयकॉट, उसका बहिष्कार कर दिया। तो ये मूवमेंट यार ऐसे चल रहा था और बहुत सही चल रहा था। आगे बढ़ो। अरे भाई ये क्या हो गया? गांधी जी, चलो गांधी जी यहाँ भी मौज में ही है, देख। ठीक है। अब होता क्या है कि जब ब्रिटिश को ये खबर मिलती है कि उनके बनाए हुए कानून हर जगह तोड़े जा रहे हैं, तो भाई गवर्नमेंट चुप नहीं बैठती, और ये गवर्नमेंट भी चुप नहीं बैठी। गवर्नमेंट का रेस्पॉन्स फिर ये रहा। क्या रहा? मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है। बहुत सारे लीडर्स एंड वॉलंटियर्स अरेस्ट किए गए। गांधी जी और दूसरे कांग्रेस लीडर को भी जेल में भर दिया गया। बहुतों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ और पब्लिक मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंसेस, लोगों का इकट्ठा होना, इन सबको इलीगल बता दिया गया कि भाई ये नहीं होगा। तो इस तरीके से एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आ गया, एक बहुत बड़ा ब्रेक लग गया किस पर? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पर, सॉल्ट मार्च पर। क्योंकि ये लॉज लगातार टूट रहे थे, तो
ब्रिटिश से ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। बात समझ में आई? तो ये था सॉल्ट मार्च और ये थी दांडी यात्रा। ये 11 डिमांड्स ना बिल्कुल जेन्युइन थी गांधी जी की, जो वो चाहते थे हो, और उन्हें शायद ये कहीं ना कहीं अच्छे से पता थी ब्रिटिशर्स मानेंगे नहीं, तो सॉल्ट मार्च भी होना ही था। ओके, मान लेते तो शायद इतनी बड़ी क्रांति देखने को ना मिलती। अब ध्यान दो, ठीक है? तो ये बात ना बेटा समझना कि आज जो हम आज़ादी से जी पाते हैं ना, आज आज़ादी से बात कर रहे हो, आज आज़ादी से आप कोई भी कुछ भी ज्ञान रख देते हो ना, कुछ भी ज्ञान फैलते रहते हो ना, क्रिटिसाइज करते हो दसियों जगह, तो अच्छी बात नहीं है। देखो, प्रोटेस्ट होना नहीं मतलब इधर प्रोटेस्ट होना, स्ट्रगल होना, फ्रीडम स्ट्रगल होना, लोगों को एक करना, लोगों को एक करके एक दिशा में लेके जाना, आप खुद को ही सही दिशा में ले जाओ, बहुत बड़ी बात है। इधर तो हमारे पूर्वजों ने काफी कुछ ठीक से कर दिया था। खैर, वो बात हम बाद में करेंगे। तो इतनी बात तुम्हारे समझ में आई? कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछना, अगर कोई टॉपिक रह गया तो वो भी बता देना, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। अच्छे से पढ़ो, नोट्स लो, ठीक है? सारी चीजें मैंने बता दी है। कुछ भी ऐसा हुआ हो तो मुझे बताओ, क्योंकि आज हमने काफी सारी चीजें देखी। हमने वाइसरॉय का डोमिनियन स्टेटस वगैरह भी देखा, पूरी प्रोसेस समझी, 26 जनवरी 1930 का फंडा भी समझा। तो ये सारी चीजें हैं जो समझ में आएगी। ओके, कई बार पूछा जा सकता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भाई अंतर क्या है? तो भाई एक मेन अंतर मैं बता देता हूँ, बाकी के तो तुम खुद ही समझ जाओगे। कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का मतलब था कि तुम कोऑपरेट नहीं करोगे ब्रिटिश के साथ, कि वो जो बात कह रहे हैं वो नहीं मानोगे, वो जो बात कह रहे हैं वो उसे तुम मत मानना, ठीक है? लेकिन उधर कानून तोड़ने की बात नहीं थी। लेकिन दूसरी तरफ की जब हम बात करते हैं, दूसरी तरफ की सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, वहां पे दोनों बातें थी कि नॉन कोऑपरेशन तो होगा कि हम बात तो मानेंगे ही नहीं, वो तो है ही, साथ ही साथ इनके बनाए हुए जो लॉज है ना, इनके बनाए हुए जो कानून है वो भी साथ के साथ तोड़े जाएंगे। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पिछले वाले से ज्यादा खतरनाक था। तो ये सारी बात है। चैनल को सब्सक्राइब करो, अच्छे से पढ़ो, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आती रहे। और मिलते हैं अब अगले एपिसोड में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, मौज करो।